ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है और प्रसंग चल रहा है राजधर्म का। पिछली कक्षा में हमने कामज और क्रोधज 18 व्यसनों की चर्चा की थी। अब 18 व्यसनों को ही संक्षेप किया गया है कि कामज जो व्यसन हैं वह मुख्य कौन से हैं और क्रोधज व्यसन जो हैं वह कितने हैं। चलिए पाठ को देखते हैं। श्लोक संख्या 50। पानमक्षः स्त्रियश्चैव मृगया च यथा क्रमम् एतत् कष्टतमं विद्यात् चतुष्कं कामजे गणे। कामजे गणे तो कामज व्यसनों की गणना कर रहे हैं। पानम मद्य भांग आदि मदकारक द्रव्यों का सेवन। अक्षः पासों आदि से किसी प्रकार का भी जुआ खेलना। स्त्रियः एव परस्त्री और एक से अधिक स्त्रियों का संग। मृगया शिकार खेलना। एतत् ये चतुष्कम यथा क्रमम ये 4 क्रम से पूर्व से आगे वाला अधिकाधिक कष्टतमम विद्यात् कष्टदायक व्यसन है। तो कामज जो व्यसन गिनाए थे वो 10 गिनाए थे। उन 10 में इन 4 को प्रमुखता से लिया गया। सबसे पहला है मद्य का सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये विनाशकारी है। फिर क्या कहा? जुआ खेलना, इसको विनाशकारी वो बोला। स्त्रियों का संग करना, इसको विनाशकारी बोला। और मृगया खेलना, इसको विनाशकारी बोला। तो पूर्व क्रम से कौन अधिक खतरनाक है? तो सबसे पहला है मृगया खेलना। मृगया खेलना से परस्त्री गमन, परस्त्री गमन से जुआ खेलना और जुआ खेलने से शराब पीना, ये सब ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दंडस्य पातनम चैव वाक् पारुष्य अर्थदूषणे क्रोधजे अपि गणे विद्यात् कष्टम एतत् त्रिकम सदा। और क्रोधज जो हैं उन व्यसनों की गणना कर रहे हैं। दंडस्य पातनम बिना अपराध के दंड देना। वाक् पारुष्य अर्थदूषणे बिना अपराध कठोर वचन बोलना। और धन आदि का अधर्म अन्याय में खर्च करना। एतत् त्रिकम सदा कष्टम विद्यात् इन क्रोध से उत्पन्न हुए 3 व्यसनों को सदा कष्टदायक माने। तो ये भी पूर्व क्रम में है। हालांकि अगले श्लोक में स्पष्ट किया है सप्तकस्य अस्य सर्गस्य सर्वत्र एव अनुषंगिणः पूर्वम गुरुतरम विद्यात् व्यसनम आत्मवान। तो ये जो 7 प्रकार के व्यसन बताए क्रोधज और कामज को मिला करके, तो इनमें जो पूर्व के जो व्यवहार हैं वो मनुष्य के लिए अधिक घातक हैं। तो किस प्रकार से हैं? तो सबसे पहला है अधर्म में व्यय करना, यानी पैसे का गलत प्रयोग करना, खर्चा करना। इससे ज़्यादा कठिन क्या है? कठोर वचन बोलना। इससे ज़्यादा क्या है? कठोर दंड देना। इससे ज़्यादा बड़ा दोष क्या है? शिकार खेलना। उससे बड़ा दोष क्या है? परस्त्री गमन। और उससे बड़ा क्या है? अनेक द्यूत खेलना, जुआ खेलना। और उससे भी बड़ा क्या है? शराब पीना, यानी मादक द्रव्यों का सेवन करना। ये बड़े चढ़े व्यसन हैं और ये व्यसन जब मनुष्य को लगते हैं तो उसका महाविनाश होता है। तो शराब को इसमें जो है अति कहा गया है कि शराब जब व्यक्ति पिएगा तो ये सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि भ्रम हो जाएगा, बुद्धि काम करेगी नहीं, तामस प्रकृति बढ़ जाएगी। पर वो चोरी भी करेगा, झूठ भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, जुआ भी खेलेगा, वो लोगों को अपशब्द भी बोलेगा, कठोर वचन भी करेगा, कठोर दंड भी देगा और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध भी रखेगा। किसके कारण? शराब के कारण।
इसलिए मद यानी नशा नहीं करना। और इस्लाम में कठोरता के साथ इसको वर्जित किया गया है कि शराब मत पीना, शराब पिलाओ पियो मत, ऐसी पॉलिसी है उनकी। व्यसनस्य च मृत्योश्य व्यसनम कष्टम उच्यते व्यसनधो अधो व्रजति स्वर याति अव्यसनी मृतः। कह रहे हैं व्यसन और मृत्यु में व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योंकि व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन दुर्गुणों और कष्टों में फंसता ही चला जाता है और उसका पतन हो जाता है। लेकिन जो व्यसन से रहित व्यक्ति है वो मर कर के भी स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, यानी वो सुख से मरता है और मरने के बाद भी उसकी शांति बनी रहती है। कहना क्या चाह रहे हैं हम, एक व्यक्ति को व्यसन लगा है और दूसरे व्यक्ति का जीवन निर्व्यसन है, तो दोनों मरेंगे, तो दोनों, एक व्यसनी भी मरेगा और निर्व्यसनी भी मरेगा। लेकिन जो निर्व्यसनी व्यक्ति है उसकी मृत्यु सुखद हो सकती है और उसका अंत में भला हो सकता है, परंतु जो व्यसनी व्यक्ति है वो मरता तो जल्दी नहीं है, पर चूंकि व्यसन में पड़ गया है तो वो अनेकों के लिए कष्टकारी होता है, अनेकों के लिए दुखदायी होता है और इसके पाप का कभी अंत नहीं होता। ये निरंतर पाप करता ही चला जाता है, पाप करता ही चला जाता है, अधर्म में इसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और ये जितना व्यसन करता है उतना ही इसको व्यसन करने का चाव बढ़ता चला जाएगा। जितने दोष करेगा, जितने अपराध करेगा, उसमें उसकी और ज़्यादा रुचि बढ़ती चली जाएगी, उसको और अधिक करता चला जाएगा और कभी भी स्वीकारेगा नहीं कि मैं गलत हूँ, अपितु उस कर्म को वो अच्छा ही मानेगा। तो ऐसे क्या होगा, जीते जी वो अनेकों को कष्ट देगा, अपने पाप कर्मों को बढ़ाएगा, अधर्म को बढ़ाएगा। तो ये जीते जी भी जो है पापकामी हो रहा है, पाप मार्गी हो रहा है और मरने के बाद भी इसकी अधोगति होने वाली है। तो कह रहे हैं कि व्यसनी होने से अच्छा है मर जाओ। मरना श्रेष्ठ है पर व्यसन करना श्रेष्ठ नहीं है। व्यसन करने से तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों ही जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। अब मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में महर्षि मनु की सम्मति देखते हैं। जब देश में चुनाव होते हैं तो जिसके पक्ष में वोट अधिक होते हैं, जिसकी सरकार बनती है, वो फिर अपनी सुविधा से कुछ लोग थोड़ी सी योग्यताएं देखते हैं और कुछ अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। फिर कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, राज्य मंत्री बनाया जाता है और कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। उस समय आधार क्या होते हैं, योग्यता आधार नहीं होती। हमारा लाभ, हमारा वर्चस्व, हमारा परचम ज़्यादा समय तक बना रहे, हम ज़्यादा समय तक कमाएं, वैसा आधार लोगों का रहता है। जब ऐसा आधार होगा तो देश कभी भी उन्नति प्रगति नहीं करेगा, देश सदा ही अवनति की ओर जाएगा। परंतु राजा बना है, राजा का कार्य है राष्ट्र की रक्षा करना, और राष्ट्र की रक्षा अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, अकेला राजा नहीं कर सकता। उसे अपनी जैसी योग्यता वाले बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है, जिसको वह अलग अलग विभागों में नियुक्त करे और उसके आदेश को माने, उसकी अवमानना, उसकी अवहेलना ना करे। और जिस प्रकार से राष्ट्र यज्ञ में राजा आहुति प्रदान कर रहा है, बस उसी प्रकार से अन्य मंत्री भी, अन्य सहायक भी राष्ट्र यज्ञ में आहुति दे करके राष्ट्र को उन्नत करें। तो ऐसे दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके कि प्रजा का सब प्रकार से शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति प्रजा की होवे, ऐसा सोच करके राजा जो है राष्ट्र के निर्माण करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसको आप यहाँ पर देखिएगा। मौलान शास्त्र विदः शूरान लब्ध लक्ष्यान कुलोदगतान सचिवान सप्तचाष्टौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान। तो 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति का नियम रहा है। आप 7 मंत्री भी बना सकते हैं, 8 मंत्री भी बना सकते हैं। आज जिनको मंत्री कहते हैं उनको पहले अमात्य कहते थे, और मंत्रियों में जो बड़ा मंत्री होता था उसे महामात्य कहते थे। जैसे मंत्रियों में आज बड़ा मंत्री होता है प्रधानमंत्री, वैसे ही प्रधानमंत्री को पहले कहा जाता था हमारे वैदिक काल में महामात्य कहा जाता था, महामंत्री कहा जाता था।
तो राजा मौलान मूल्य राज स्वदेश में उत्पन्न हुए, शास्त्र विदा वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शूरान शूरवीर, लब्ध लक्षान जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल ना हो, और कुलोदगतान कुलीन, परीक्षितान अच्छी प्रकार परीक्षा किए हुए, सप्त व अष्ट 7 व 8 सचिवान मंत्रियों की प्रकुर्वीत नियुक्ति करे। तो कैसे मंत्रियों की नियुक्ति करनी है? तो सबसे पहला है कि वह स्वदेशी होवे, विदेशी ना होवे, यानी उसके अपने राज्य के होवे, अपने राज्य से बाहर के ना होवे। जो जिस राज्य की संस्कृति है वो मंत्री उसी संस्कृति के अंतर्गत हो, दूसरी संस्कृति वाला वह मंत्री ना हो। जैसे उदाहरण के लिए गुजरात की अपनी एक संस्कृति है और गुजरात की संस्कृति में राज्य करना है तो कर्नाटक का मंत्री नहीं चलेगा, क्योंकि कर्नाटक का जो व्यक्ति है वो कर्नाटक की संस्कृति में पैदा हुआ, उसकी अलग विचारधारा है और वो अलग विचारधारा वाला व्यक्ति गुजरात पर शासन नहीं कर पाएगा या गुजरात के कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यही अर्थ है, स्वराज्य, अपने देश का, अपने क्षेत्र का राजा होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरी योग्यता ये है कि वो वेदादि शास्त्रों का जानकार हो। जिस प्रकार से राजा वेदवित है वैसे ही मंत्री वेदवित होने चाहिए। तीसरी बात क्या है कि वह शूरवीर हो, यानी युद्ध में कुशल हो और जितेंद्रिय हो, स्वयं के शत्रुओं पर भी काबू करने वाला हो और बाहरी शत्रुओं को भी वो वश में रखने वाला हो, उस प्रकार का शूरवीर हो। चौथी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो उसके जो लक्ष्य और विचार हैं वो कभी निष्फल नहीं होने चाहिए, यानी वो दूरदृष्टा हो, बहुत बड़ा विजन लेकर के चलने वाला हो कि मैं आगामी 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 20 वर्ष में भारत को ऐसा बना दूंगा। ऐसे तो दीर्घ लक्ष्य वाला हो और उसकी योजनाएं कभी निष्फल ना हो। वो प्रजा को जो आश्वासन दे दे वो आश्वासन पर वो खरा उतरे, जो वो विचार कर ले, जो वो संकल्प ले ले, वो संकल्प उसके बीच में नष्ट भ्रष्ट ना हो, यानी उसकी योजना जो है धरातल पर आए और पूर्णता को प्राप्त करें। उसको कहा कि लब्ध लक्ष्यान, ऐसा वो मंत्री होवे। पांचवी योग्यता क्या है कि वो कुलीन होना चाहिए, अच्छे कुल का होना चाहिए, जिसकी परवरिश अच्छी हो, जिसके माता पिता अच्छे हों, जिसके संस्कार अच्छे हों, जो चरित्रवान है, सदाचारी है, धर्माचरण जिसके अंदर है, ऐसा कुलीन व्यक्ति होना चाहिए। फिर कहा परीक्षितान, अच्छे प्रकार परीक्षा किए हुआ हो, यानी उसकी अच्छी प्रकार से परीक्षा की गई हो। तो परीक्षा जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रकट विधि और दूसरी होती है गुप्त विधि। प्रकट विधि और गुप्त विधि में वो जो है पास होना चाहिए, तो फिर ऐसे मंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जानने हारे, शूरवीर, जिनका विचार कभी निष्फल न होवे, कुलीन, धर्मात्मा, स्वराज्य भक्त हों, उन 7 व 8 पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मंत्री करें और इन्हीं की सभा में 8वां व 9वां राजा हो। ये सब मिलके कर्तव्य कामों का विचार किया करें। तो जो परीक्षा है, परीक्षा किस प्रकार से होगी? तो परीक्षा के लिए आचार्य चाणक्य ने, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परीक्षा के विषय में लिखा। तो पहली है प्रकट विधि और दूसरी क्या है? गुप्त विधि। प्रकट विधि में क्या होगा, उसकी क्या क्या परीक्षा ली जाएंगी कि जिस मंत्री की नियुक्ति करनी है उस मंत्री की नियुक्ति से पूर्व राजा प्रामाणिक, सत्यवादी एवं आत्म पुरुषों के द्वारा उनके निवास स्थान और उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी लेवे। सबसे पहले जो लोग प्रामाणिक हैं, जिनके वचन झूठे नहीं हैं और जिन्होंने ठीक ठीक से जाना है, पहचाना है, समझा है, जो पक्षपाती नहीं हैं और जो सत्य बोलते हैं और जिनके व्यवहार को समाज के लोग स्वीकारते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है और उसका निवास स्थान कैसा है एवं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब ये कौन बताएगा? ये वो लोग बताएंगे जो लोग उसके साथ रह रहे थे या उसको लंबे समय से जानते थे। तो ऐसे लोगों से पूछा जाएगा कि भाई इसके विषय में बताओ। लेकिन वो लोग कैसे हैं? सत्यवादी हैं, पक्षपाती नहीं हैं। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या करेगा?
कि हम इसको ये पद देना चाहते हैं, तो बोलेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, सब सम्मति दे देंगे, उसके भले बुरे को नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा कि पक्षपाती नहीं होना चाहिए, सत्यवादी हो। तो उसके निवास स्थान को देख लेवे, उसकी आर्थिक स्थिति देख लेवे कि अभी तक उसके पास अर्थ कैसा है, वो पैसा कमाने में कैसा है, खर्च करने में कैसा है, उसका धन कैसा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेवे। अब इसके बाद ये तो बड़े बड़े लोगों से पता कर लिया, अब इसके बाद सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता का पता करें। जब वो पढ़ा करता था, वो स्कूल में था, कॉलेज में था, महाविद्यालय में था, उस समय के जो उसके क्लासमेट थे, बैचमेट थे, उनसे पता करें कि भाई इस व्यक्ति को हम मंत्री पद पर चुनना चाहते हैं, तो बताओ ये कैसा था, पढ़ाई में कैसा था, योग्यता में कैसा था। तो उनके माध्यम से योग्यता का पता चलावें तथा शास्त्रीय प्रतिभा का भी पता किससे चलेगा, उन्हीं विद्यार्थियों के साथ पता चलेगा। नए नए कार्य सौंपकर उनकी बुद्धि, स्मृति और चतुरता की, उनको नया नया टास्क दिया जाए, नया नया काम दिया जावे और कठिन कार्य दिए जावें, और उससे पता करें कि इसकी बुद्धि कैसी है, इसकी याद करने का सामर्थ्य कैसा है और इसकी चतुरता कैसी है। क्योंकि एक व्यक्ति को एक समय में 4 काम दे दें, हाल के हाल तो मुंडी हिला देता है, रास्ते में जाता है तो 3 याद रहते हैं, और एक काम करता है तो पता चला 3 भूल चुका होता है। तो स्मृति भी देखनी है, चतुरता भी देखनी है, बुद्धि की प्रतिभा भी देखनी है। फिर क्या करे, उसे सभाओं में लेकर के जाए, लोगों के बीच में लेकर के जाए, तो व्याख्यानों एवं सभाओं द्वारा उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता और प्रतिभा की, कि वो किस प्रकार से अपनी बातों को जनता के समक्ष रखता है, कैसी बातें वो जनता के प्रति करता है और जनता की शंकाओं का किस प्रकार से समाधान करता है, लोग उसकी बात को कितनी विश्वसनीयता के साथ लेते हैं। तो इसकी परीक्षा करावे। आपत्ति प्रस्तुत करके उसके उत्साह की, यानी अब झूठी मोटी उस पर आपत्ति लाओ, उस पर केस ठोक दो, या उसको गुंडे भेज दो मारने के लिए, या कुछ आर्थिक संकट या सीबीआई की रेड कर दो, या उसके घर को गिरवा दो, तो देखो वो टूटता है या नहीं टूटता है, उसके उत्साह को देखो। प्रवाह और सहन शक्ति की, यानी जब उसको आपत्ति दी जाएगी तो उत्साह, प्रभाव और सहन शक्ति की परीक्षा की जाएगी। व्यवहार से उनकी पवित्रता की, मित्रता एवं दृढ़ स्वामी भक्ति की, सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा अस्थिर वृत्ति की जानकारी करें। तो जब रॉ के एजेंट बनाए जाते हैं या विशेष एजेंट बनाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है, उन पर कई प्रकार के टास्क किए जाते हैं, जिसको तैयार करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, उसकी कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं, और फिर परीक्षाओं में देखा जाता है ये पास होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से मंत्री की क्या करना है, परीक्षा करनी है। तो ये है प्रकट विधि, यानी फिजिकल एक्टिविटी है, ये सामूहिक एक्टिविटी है जो आपको समझ में आ जाएगी। अब अप्रकट विधि, यानी अब ये चीज़ें साइलेंट मोड पर होगी, गुप्त तरीके से होगी। अभी तक जो तरीके थे, विधियां थी, वो प्रकट थे, सबको दिख रहा था, लेकिन अभी किसी को नहीं दिख रहा और उसको नहीं पता कि मेरी जानकारी ली जा रही है, लेकिन गुप्त विधि होगी। तो गुप्त विधि में 4 प्रकार की चीज़ होती है, धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा, भयोपदा, यानी धर्म, अर्थ, काम और भय। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति, पक्का व्यक्ति भी क्या होता है, टूट जाता है। बाहर की चीज़ों में तो व्यक्ति स्ट्रांग रहता है, पर ये 4 चीज़ें आंतरिक हैं, इसमें व्यक्ति क्या करता है, टूट जाता है। तो सबसे पहले धर्मोपदा, गुप्त धार्मिक उपायों से अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करना, यानी ये देखना है कि इसके अंदर धार्मिकता है या नहीं। तो उसको कुछ टास्क दिए जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मिश्रित कर्म कर लेंगे, थोड़ा सा अशुभ कर्म कर लेंगे, बाद में निष्काम कर लेंगे, बाद में थोड़े शुभ कर लेंगे, थोड़ी सी मिलावट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। तो वो धर्म पर कितना स्थिर है, तो उसकी परीक्षा करी जाएगी। सबसे पहले धर्म बहुत मुख्य है, धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, जो बातें हैं उस पर उसको देखा जाएगा। फिर अर्थोपदा, यानी पैसे का लोभ दिया जाएगा, लालच दिखाया जाएगा। ठीक है, तुम मंत्री पद तो ले रहे हो, लेकिन तुम हमारा काम करना, तुमको हम उससे डबल देंगे।
ठीक है ना, तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और तुम ऐसा कर देना, हमारे टेंडर पास करा लेना, हमारी फाइल पास करा देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। और जब संसद में विश्वास मत प्रस्तुत हो तो तुम सत्ता पक्ष के अगेंस्ट बोलना, सत्ता पक्ष में रहना लेकिन उसके अगेंस्ट बोलना, हम तुमको उसका पैसा देंगे। तो पैसे का लोभ दे करके उसकी परीक्षा करनी है। फिर कामोपदा, ये जो हनी ट्रैप होता है, ये हनी ट्रैप यही है कामोपदा। पुरानी परंपरा है कि व्यक्ति को अगर पैसे का लालच नहीं है तो उसे स्त्री का लालच दो, पैसे का लालच नहीं है तो स्त्री का लालच उसको जरूर होगा, तो स्त्री का लालच दो। तो वहाँ से पता करके देखो कि ये आकर्षित होता है या नहीं होता। फिर भय, उसको मारने का प्रयास करो, उसे मारने का प्रयास करो, दंडित करने का प्रयास करो, या किसी को किडनैप करा दो, पत्नी का किडनैप करा दिया, अपहरण करा दिया, बच्चे का अपहरण करा दिया, फिरौती मांग ली और तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ऐसे भय दिखा दो उसको। तो ये 4 प्रकार की जो है गुप्त विधि है। इन 4 प्रकार की गुप्त विधियों से उसका पता करो, उसकी परीक्षा करो। तो ऐसे प्रकट विधि और गुप्त विधि के माध्यम से मंत्रियों की परीक्षा करनी चाहिए। जो मंत्री इसमें पास हो जाए उसको मंत्री बनाना है, और जो इसमें फेल हो जाएगा उसको मंत्री नहीं बनाना है। अब ये जो बातें प्रकट विधि और गुप्त विधि हैं, इसको आपको समझना है तो आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत बड़ा है, अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं तो आप चाणक्य नीति पढ़ें। अगर आपको चाणक्य नीति पढ़ने में नहीं आती है तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी द्वारा चाणक्य सीरियल बनाया गया था। चाणक्य सीरियल लगभग 45 एपिसोड में है, आप उसे देखिए। और आपको ये जो प्रसंग है ये कहाँ से समझ में आएंगे? 5वें 6वें एपिसोड से, जब चाणक्य का उदय हो जाता है और वो तक्षशिला से लौट करके आते हैं, तो वहाँ से आपको ये सारे प्रसंग देखने को मिलेंगे। जो अमात्य राक्षस हैं, जो कि धनानंद के हितैषी हुआ करते थे, उनको वो किस विधि से अपने पक्ष में लेते हैं, चंद्रगुप्त के पक्ष में लेते हैं, और कैसे मंत्रियों को फोड़ते हैं, और कैसे मंत्रियों की परीक्षा करते हैं, कैसे गुप्तचरों के माध्यम से मंत्रियों की परीक्षा करते हैं, गुप्त सूचनाएं लेते हैं। वो बहुत अच्छी राजनीति वहाँ पर दिखाई गई है। तो ये सारा प्रसंग आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। अपि यत् सुकरम कर्म तद अपि एकेन दुष्करम विशेषतो असहायेन किन्नु राज्यम महोदयम। अपि यत् सुकरम कर्म, क्योंकि जो सरल कार्य होता है वह भी एकेन दुष्करम, एक अकेले द्वारा कर पाना भी कैसा होता है, कठिन होता है। तथापि विशेषता महोदयम राज्यम असहायन किम, फिर विशेषकर अति विस्तृत और महान फल देने वाले विस्तृत राज्य को बिना सहायकों के अकेला राजा कैसे चला सकता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करे, और मंत्रियों की नियुक्ति कैसी करे? जो उसके समान हो, उसके सदृश हो, उसके स्वामी भक्त हों, उसके अनुसार चलने वाले हों, राज्याज्ञा का उल्लंघन करने वाले ना हो, और राष्ट्रभक्ति जैसी राजा के भीतर है वैसी राष्ट्रभक्ति मंत्रियों के अंदर भी हो। जैसे राजा के अंदर प्रजा के पालन की भावना है, पुत्र सदृश प्रजा का पालन करता है, वैसे ही मंत्री भी पुत्र सदृश प्रजा का पालन करने वाले हों। और जैसे राजा अनवरत निरालस्य भेदभाव रहित होकर के अपनी प्रजा के पालन पोषण रक्षण वृद्धि के लिए लगा रहता है, उसके योग क्षेम की चिंता करता रहता है, वैसे ही मंत्री भी प्रजा के अनवरत योग क्षेम की चिंता परवाह करता रहे। ऐसे लोगों को साथ लेकर के राजा राज्य करे। तो ये है मंत्रियों की नियुक्ति का प्रसंग। अब मैं यही चाहता हूँ, संविधान से मंत्रियों का निर्माण ना हो, मनुस्मृति के अनुसार मंत्रियों का निर्माण हो। जब तक मनुस्मृति के अनुसार मंत्रियों का निर्माण नहीं होगा, मनुस्मृति के अनुसार राजा की नियुक्ति नहीं होगी, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक देश में स्थिरता नहीं आएगी, सनातन की अभिवृद्धि नहीं होगी। बहुत ही कुचक्र के माध्यम से तात्कालिक नेताओं ने मनुस्मृति को उपेक्षित करा दिया। बहुत सारी धाराओं को, बहुत सारे सूत्रों को, बहुत सारे श्लोकों को जो संविधान में थे, कालांतर में आज़ादी के बाद उनको हटा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ समाज में वर्ण संकरता पैदा हो गई, वर्ण संकरता पैदा हो गई है। और एक नए प्रकार का जो दृष्टिकोण है
वो डाल दिया गया। यहाँ पर महर्षि मनु कह रहे हैं कि मंत्री को नियुक्त करना है तो अपने देश का मंत्री नियुक्त करो। अरे तुम्हें अपने देश में शासन करना है तो देसी नियम लेकर के आओ ना, विदेशी नियम लेकर के क्यों आए हो? हम जिस संविधान को, तथाकथित संविधान को सिर पर ढोए फिर रहे हैं, उसमें कौन सी नीतियाँ हैं जो हमारे देश के हित में हैं? बहुत सारी नीतियाँ तो दुनिया के संविधानों से ली गई हैं। दुनिया के देशों का संविधान हमारे देश में कैसे चल सकता है? इससे यह अर्थ निकलता है कि आपकी सोच जो है विदेशी रही, आपकी सोच स्वदेशी नहीं रही। यदि आपको भारत का संविधान बनाना था तो भारत के नीतिकारों से मिलना था। आप चाणक्य के पास जाते, आप भर्तृहरि के पास जाते, आप कृष्ण के पास जाते, आप विदुर के पास जाते, आप मनु के पास जाते, आप शुक्र के पास जाते, बृहस्पति के पास जाते, नारद के पास जाते, कणिक के पास जाते। ऐसे ऐसे नीतिकार भरे पड़े हैं, संविधान निर्माता भरे पड़े हैं, आप उनके पास जाते। आप स्वदेशी विद्वानों को छोड़ करके, स्वदेशी साहित्यकारों को, स्वदेशी वक्ताओं को छोड़ करके आप विदेशियों के पीछे गए, उनके देश का कानून लेकर के आप यहाँ पर आए। तो आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? स्वदेशी देश बनाना चाहते हैं, विदेशी देश बनाना चाहते हैं? यह वर्ण संकर संविधान ने वर्ण संकर प्रजा पैदा की है, क्योंकि इसके बहुत सारे कानून भारतीय नहीं हैं। या तो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हैं, या आयरिश कानून के दिए हैं, या जर्मनी के हैं, या अलग अलग देशों के हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं रही हैं, तो इसमें संशोधन की अपेक्षा है और संशोधन होना चाहिए। मनुस्मृति वास्तव में मनुष्यों का संविधान है और उसी का लागू होना ठीक रहेगा, उसी से मनुष्यता का विकास होगा, मानव सभ्यता जी पड़ेगी और भारत की सब प्रकार से उन्नति होगी। आगे फिर प्रसंग अनुसार हम मनुस्मृति को पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छा प्रसंग सुनने को मिलेगा, शपथ कैसे ली जाए, गवाही कैसे हो, गवाह कैसे हो, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसी हो, कोषाध्यक्ष कैसे बने, और अलग अलग विभाग की किस प्रकार से व्यवस्था हो। वोट का विषय बताया, वोट के विषय में वोट किसका माना जाएगा। महर्षि मनु कहते हैं हजारों मूर्ख एक तरफ बोलें और एक विद्वान एक तरफ बोलें तो मूर्खों की बात नहीं मानी जाएगी, विद्वान की बात मानी जाएगी। जो एजुकेटेड ना हो उसे वोट देने का अधिकार ना हो। जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जिसका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी हो, केवल वही व्यक्ति वोट देने का अधिकारी हो, तब ये लोकतंत्र मजबूत बनेगा। जिनकी विचारधारा ही वामी है, भारत के विरोध की है, ऐसे विचारधारा के लोग वोट करेंगे तो क्या वो राष्ट्र को मजबूत करेंगे? ये राष्ट्र में दीमक लगाएंगे, और राष्ट्र में दीमक लगाया जा रहा है। चलिए, आप सभी को स्वतंत्रता के हस्तांतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कक्षा को विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओ